और डॉक्टर असीम समन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर से। डॉक्टर असीम, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे इस ब्लैक फंगस को लेकर के कि ब्लैक फंगस के लिए कहा जा रहा है कि जो एंटी फंगल वैक्सीन हैं या एंटी फंगल इंजेक्शंस हैं उससे क्योर करने में इसकी काफी मदद मिल रही है। क्या नतीजे अब तक देखे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लैक फंगस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन तो नहीं है जी, सिर्फ दवाएं हैं। और ये ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है जी, ये डिएबेटेड जो पेशेंट डायबिटिक है या जिनको स्टेरॉइड की काफी मात्रा दी जा चुकी है उनको ज्यादा होने की संभावना है। और इसमें इसके इलाज में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इलाके में ये हो गया है, जैसे आपके साइनसेस के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, आंख के पीछे या ब्रेन में जहां पहुंचा है उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। रीजन है कि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये कोई भी बॉडी के एनाटॉमिकल बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ये फैल जाता है और जनरली ये ब्रेन में तक जा सकता है। और जब ब्रेन में पहुंच जाता है तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। जनरली इसके 50% केसेस के अंदर डेथ हो जाती है, क्योंकि इससे बचना जरा मुश्किल है और जरूरी है कि इसके अगेंस्ट एंटी फंगल ड्रग जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है वो दी जाए। और उसको भी काफी लंबे समय तक देना पड़ता है, ड्रग की कॉस्ट भी ज्यादा है और उसको देना भी इतना आसान नहीं है जी। तो मतलब ये निकला कि जो ब्लैक फंगस है उससे अगर बच पाए तो बहुत ही बेहतर है, और अगर नहीं बच पाए तो अर्ली उसका डिटेक्शन हो जाए जी। और उस डिटेक्शन के बाद ही उसका जल्दी शुरू इलाज हो जाए तो हम उससे बच सकते हैं। जी, किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसकी पीछे की वजह का पता होना बहुत जरूरी होता है डॉक्टर असीम, कि आम लोगों को अगर आप आसान भाषा में समझा पाएं कि ब्लैक फंगस के होने के पीछे के कारण क्या होते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। ब्लैक फंगस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही होता है। जनरली इस कोविड वेव 01 और कोविड वेव 2 के पहले जो हम कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते थे, जो ब्लड कैंसर के मरीज होते हैं उन्हीं के अंदर ये फंगस होता था और उनके अंदर भी बहुत रेयरली होता था जी। जब पेशेंट बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता था या उसको बीमारी कंट्रोल में नहीं होती थी ब्लड कैंसर, तब उसको जाके ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कोरोना के अंदर कि एक तो केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, कुछ सीवियर केसेस की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उनको स्टेरॉइड यूज करना भी जरूरी है क्योंकि स्टेरॉइड तो लाइफ सेविंग ड्रग है। जब हम स्टेरॉइड यूज करते हैं तो बॉडी की टी सेल इम्यूनिटी, सेल्युलर इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके बाद ये जो फंगस है उसको ग्रो करना बहुत आसान होता है जी। तो जब पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई, जो सपोज ऑक्सीजन के अंदर कुछ कंटामिनेशन है तो वो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को इन्फ्लक्स किया गया तो हो सकता है उसके अंदर कंटामिनेशन हो और वो पेशेंट के अंदर पहुंचा और उसको जो पेशेंट पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे उनको ये ब्लैक फंगस हो गया। और जैसे जो पेशेंट को स्टेरॉइड को लंबे समय तक देना पड़ा, हम ये नहीं कहेंगे कि इनजुडिशियस यूज हुआ या ऐसा जो भी कुछ है, क्योंकि कभी-कभी सिम्टम के आधार पे स्टेरॉइड काफी लंबे समय तक देना होता है। अदरवाइज कोरोना का खुद का ही अपना असर जानलेवा हो जाता है। तो उन जो पेशेंट के अंदर स्टेरॉइड की वजह से या अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, उनके अंदर ब्लैक फंगस ज्यादा देखा जा रहा है और एक तरीके से ये भी एक एपिडेमिक रूप में आ चुका है। तो ये चिंताजनक विषय है। जी, मैं दो चीजें डॉक्टर जानना चाहूंगा। पहला तो आपने कहा जो कि लोगों को खुद का बचाव करना होगा, वो बचाव किस तरीके से हो सकता है, और दूसरा है कि आम जनभाषा में ये बात अब कही जा रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि आप ब्लैक फंगस के जो शिकार बन जाएं। जी हाँ, ऐसा है कि जैसे आमतौर पे आप समझे कोविड-19 के पहले जो हम लोग ऑक्सीजन हॉस्पिटल में यूज करते थे, जो ओटी थिएटर्स में या रिकवरी रूम में होती थी, वो एक पाइपलाइन से आती थी। जो हम लिक्विड ऑक्सीजन का स्टोरेज प्लांट होता था उससे डायरेक्ट पाइपलाइन पेशेंट के बेड तक पहुंचती थी, तो कहीं पे भी फंगस के स्पोर्स का कंटामिनेशन की संभावना नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या ऑक्सीजन हम सिलेंडर से भी ले रहे हैं और अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज बढ़ गया है जो काफी समय से ऐसे ही रखे हुए थे, तो उनके ऊपर फंगस के ग्रो होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा एक रीजन ये कि हमने मीडिया के थ्रू और सबके थ्रू बताया कि पेशेंट को भाप लेनी चाहिए। भाप लेना सही है, लेकिन हम ये समझना भूल गए कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप भाप ले रहे हैं उनको रोज क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ह्यूमिड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है उसी के अंदर ब्लैक फंगस के स्पोर ग्रो हो जाते हैं। तो सपोज एक पेशेंट है जो स्टीमर से भाप ले रहा है, उसको उसने 2 दिन से साफ नहीं किया और उसके अंदर इसके स्पोर है, तो वो स्पोर भाप के थ्रू उसके ओरल कैविटी के अंदर और साइनस के अंदर चले जाएंगे। यानी जो लोग बचाव के लिए स्टीम ले रहे हैं, भाप ले रहे हैं, उनके लिए भी चेतावनी है कि जो स्टीमर है, जो इक्विपमेंट जिसके द्वारा भाप ले रहे हैं, उसको रोजाना साफ करें और साफ करने के बाद ही उससे भाप लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए।
तो मैं जिन लोगों